हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एम क्लास है यूट्यूब चैनल पर। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट सीरीज जिसके अंदर में आप सभी को 12th क्लास फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक जितने भी आपके क्वेश्चन बैंक यानी कि सह उत्तर जो पुस्तिका थी, क्वेश्चन बैंक था जो हमारा जो 2023 में झारखंड बोर्ड की तरफ से जारी किया गया था, उसके हर एक चैप्टर को हम वन शॉट के अंदर समाप्त करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा इस बार जो आप एग्जाम देने वाले हो 2025 के अंदर, उसमें वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उतना ही रहेगा जितना कि 2024 के अंदर पूछा गया है। और जैक बोर्ड ने ये भी साफ साफ स्पष्ट कर दिया है, हाफ ईयरली एग्जाम में आपने देखा हो हाफ ईयरली एग्जाम, तो जितने भी क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे वो सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो भाई आपके क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। तो इसीलिए आपका जो 2023 वाला जो क्वेश्चन बैंक है उसको भाई सोल्व करना मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आपने 2024 का बोर्ड एग्जाम का पेपर देखा हो तो उसके अंदर भी क्वेश्चन बैंक से लगभग 85% भाई क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसीलिए आज से हमने इस सीरीज को स्टार्ट कर दिया है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को चैप्टर नंबर 1 का वन शॉट के अंदर पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को आज ही भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लासों का जो अपडेट है वो पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 1 से। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में एक बार जय सरस्वती माता लिख दीजिएगा, क्योंकि सरस्वती माता का नाम लेकर ही हम कोई शुभ काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो आज से हमारा इस सीरीज स्टार्ट हो चुका है और रेगुलर आपको इसको क्लासेज मिलता रहेगा हर चैप्टर वाइज, उसका आप टेंशन मत लीजिएगा। चलिए चैप्टर नंबर 1 देखते हैं। इसका जो मैं पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा यदि आपके पास नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, तो ये आपकी विषय सूची आ गई। कितने चैप्टर है देख सकते हो यहाँ पर, तो 14 आपके चैप्टर हैं। ठीक है, चलिए लीजिए, आपके स्क्रीन के सामने आपका चैप्टर नंबर 1 आ चुका है। पहले चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। बिल्कुल कॉन्सेप्ट से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, तो सभी का ध्यान अब क्लास के अंदर होना चाहिए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण विद्युत आवेश में नहीं पाया जाता। मतलब आपको वो प्रॉपर्टी मतलब बतानी है जो आवेश के अंदर नहीं होती है। राइट, देखिए कुल आवेश संरक्षण, बिल्कुल जो आवेश होता है भाई वो आवेश संरक्षण नियम की पालना करता है। ठीक है, आवेश का परिमाण होता है, जैसे भाई 2 कूलाम का आवेश है, -3 कूलाम का आवेश है, परिमाण होता है। 2 प्रकार के आवेश पाए जाते हैं, एक तो आपका प्लस का और एक आपका माइनस का पाया जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर डी है कि बल की वृत्तीय रेखा गति होती है, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ये आवेश के अंदर नहीं पाया जाता है, क्योंकि जो आवेश के अंदर जो बल होता है वो क्या होता है, एक सरल बल लगता है। क्या लगता है, एक सरल बल लगता है। लेकिन यहाँ पर बल की जो है वो क्या है, वृत्तीय रेखा है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक के अंदर हालांकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन आपको उसे फोकस नहीं करना है। आपको क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है कि भाई आंसर हमारा ये क्यों बन रहा है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। राइट, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा गया है कि विच ऑन वन ऑफ द फ्लोइंग चार्ज इज पॉसिबल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश संभव है। कौन सा आवेश संभव है, देखिए जब भी आप कभी भी कौन सा आवेश संभव है इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो वहां पर लगता है आवेश के क्वांटीकरण का नियम। क्यू बराबर फॉर्मूला होता है NE। जहां से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो Q/E हो जाएगा। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका पूर्णांक के अंदर आता है, ठीक है, इंटीजर के अंदर आता है, तो वो जो चार्ज है वो क्या है भाई, पॉसिबल है। चार्ज क्या है, पॉसिबल है। और यदि आपका जो पूर्णांक है वो इंटीजर के अंदर नहीं आता है, यानी n का जो मान है, इलेक्ट्रॉन जो संख्या है वो इंटीजर नहीं आती है, तो आप कहोगे वो चार्ज हमारा क्या है भाई, पॉसिबल नॉट पॉसिबल होगा, पॉसिबल नहीं होगा।
इस बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब देखिएगा ध्यान से, देखिए आप जो आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है n बराबर आप फॉर्मूला Q/E लगाते हो, Q का मान यहाँ से रखते हो, E का मान आप सभी को पता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है, और आप इसको सोल्व करते हो तो यहाँ आपको n का मान एक पूर्णांक संख्या नहीं मिलेगी, ठीक है, एक आपको पूर्णांक संख्या नहीं मिलेगी, कुछ पॉइंटों में आएगा, जैसे 3.2 कुछ आने वाला है आपका आंसर, इसलिए आपका ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा, सी ऑप्शन भी कट हो जाएगा, डी ऑप्शन भी कट हो जाएगा। अब आप बी ऑप्शन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए n बराबर होता है, Q का मान कितना है 3.2 10 की घात माइनस 18, और हमारा जो चार्ज होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। देखिए 16 दूनी आपका 32 हो जाएगा, पॉइंट से आपका पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पावर आपकी ऊपर जाती है तो प्लस की हो जाएगी, ऑलरेडी माइनस की 18 है, ऐड होगी तो आपको मिलेगा वहां से 10, मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएंगे 20 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपकी भाई क्या है, पूर्णांक संख्या निकल कर आ गई, राइट। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ऐसे आपको वही देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए चार्ज ऑन ए बॉडी इज 1 नैनो कूलाम देन हाउ मनी एक्रेस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। यानी कि आपको क्या है भाई, यदि किसी पिंड पर आवेश 1 नैनो कूलाम है तो वस्तु पर कितने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जा रही है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी जाएगी तो हम किसका यूज करेंगे, आवेश के क्वांटीकरण नियम का। तो n बराबर फॉर्मूला है Q/E, आवेश है 1 नैनो कूलाम, तो 1 नैनो को चेंज करेंगे तो 10 की घात माइनस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, आगे देखिएगा 1/1.6 गुणा 10⁻⁻9, ये आपका ऊपर जाएगा तो ये पावर प्लस की हो जाएगी, यहाँ से आपका 1/1.6 गुणा 10 क्या है 10 बचने वाला है, पॉइंट आप यहाँ से हटाते हो तो ऊपर 10⁻11/16, यहाँ से आप इसको 100/16 इंटू 10 आप लिख सकते हो, ये आपका भाई हो जाएगा 9 पावर, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा, कहीं मिस्टेक हुआ है शायद, या ऑप्शन मिस्टेक है। देखिए नैनो का मतलब होता है 10 की घात माइनस 9, ठीक है, आवेश आपने रख दिया, ऊपर गया पावर ये प्लस की हो गई, ठीक है ठीक है। यहाँ पर देखो ऑप्शन मिस्टेक है ना, वही देख रहा था कि ऑप्शन मिस्टेक है शायद। चलिए देखिएगा, यहाँ से आप भाग लगाइए, देखो 4 के टेबल से काट सकते हो 25 बार, और ये 4 बार इंटू 10⁻9, यहाँ आप डिवाइड करते हो तो यहाँ से वही 4 छिंगे 24 हो जाएगा, ठीक है, और एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 4 दूनी 8 4 पंजे 20 गुणा 10 की घात 9। तो ऐसा आप देखोगे कहीं पर ऑप्शन नहीं है, तो डी ऑप्शन जो आपका है इसको भाई आप 9 पावर कर लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक है, ऑप्शन मिस्टेक है, राइट। चलिए तो ऑप्शन नंबर आप डी को बिल्कुल करेक्ट कर लीजिएगा। चलिएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 की। लीजिए आज की क्लास का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, इस पे आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। देखिए दूरी r पर रखे समान परिमाण के दो आवेश है जिनका परिमाण क्या है समान है, तो ये भी q मान लीजिए, इसको q मान लीजिए, बीच की दूरी क्या है r है, तो इन पे कितना बल लग रहा है, F बराबर बल लग रहा है इन पर Q2/r², इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे बोल रहा है यदि आवेशों को आधा कर दिया जाए, आवेशों को क्या है भाई आधा कर रहा है, ठीक है। चलिए तो आवेश हो जाएगा Q/2, यहाँ से भी Q/2, और उनके बीच की दूरी को दुगुना करना है, दुगुना दूरी हो जाएगा 2r, तो प्रत्येक आवेश पर लगने वाला नया बल बताना है, तो नया बल मान लेते हैं F डैश के, पहला आवेश Q/2, दूसरा आवेश Q/2 अपॉन में r का स्क्वायर, r क्या है 2r इसका स्क्वायर, तो k q गुणा में q अपॉन में 2 से आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4 अपॉन में यहाँ से 2r का स्क्वायर 4r² हो जाएगा, यहाँ से k q 16 गुना में r², यहाँ से आप f रखोगे तो f बाई क्या आ जाएगा 16, f/16 यानी डी ऑप्शन आपका भाई सही चला जाएगा।
बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत क्षेत्र का एसआई इकाई है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट बताना है। तो फॉर्मूला होता है E = F/Q। तो बल का हो जाएगा न्यूटन, आवेश का हो जाएगा कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। When an electric dipole is placed in uniform electric field it expressions, यानी कि जब एक विद्युत द्विध्रुव को हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या अनुभव करता है। देखिए यहाँ पर दो चीजें होती है। मान के चलिए ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर आपने एक डाइपोल को रख दिया, ठीक है। तो आप हमेशा जीवन में याद रखिएगा, जब भी हम एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर डाइपोल को रखते हैं तो जो लगने वाला जो कुल बल होता है वो तो होता है 0, और जो लगता है इसके अलावा वो लगता है बल आगुण। तो बल आगुण कार्य करता है PE sin थीटा, उसका फॉर्मूला आता है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या लगेगा, एक बल आगुण। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नाउन एज, यानी कि बल F, प्रति का मतलब है भाई बटा लगाना है, यूनिट चार्ज मतलब आवेश का भाग देना है, किस रूप में जाना जाता है, F/Q। ये तो आपका भाई विद्युत क्षेत्र बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बिल्कुल देखो क्वेश्चन को ना घुमा रहा है, क्वेश्चन को घुमा रहा है और आपको हर तरीके से भाई तैयार होना है, ठीक है। इसी टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे कुछ ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे नहीं बोर्ड एग्जाम में, तो तैयारी भाई जबरदस्त करनी है, ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से, दो आवेश वाले गोले हैं, एक गोला ये दूसरा गोला, और कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, d दूरी पर रखे हुए। इस पर चार्ज मान लो Q1 है, इस पर चार्ज मान लो Q2 है, और इनके बीच कितना बल लग रहा है, F बल लग रहा है। तो F बराबर कितना लगेगा, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में दूरी यानी कि d का स्क्वायर। यदि आवेशों को आप दुगुना कर दो, 2Q1 और ये हो जाएगा 2Q2 कर दिया जाए, और उनके बीच की दूरी को दुगुना कर दिया जाए। दूरी भी आपने क्या कर दी भाई, दुगनी कर दी, ठीक है। तो जो नया बल आएगा F डैश के, पहला आवेश दुगना है, दूसरा आवेश भी दुगना कर दिया, और दूरी भी आपने दुगनी कर दी, 2d का स्क्वायर। देखिएगा यहाँ से ऊपर से 4k Q1 Q2 अपॉन में 2d का स्क्वायर हो जाएगा 4d स्क्वायर, 4 से आपका 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपका कितना है भाई, F होने वाला है। तो जो पहले जितना बल लग रहा था अब भी उतना ही लगेगा, अर्थात आपका F फोर्स लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका ऐसा ही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 9 के। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है आज की क्लास का ये भी भाई, इस पर भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, एक धनावेशित कांच की छड़ है भाई, एक छड़ है, कैसी है, धनावेशित, यानी कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, किसी वस्तु को आकर्षित कर रही है। यहां पर कोई वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु को क्या है, ये आकर्षित कर रही है। और हम सभी ने सीखा है कि जो विजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या है भाई, आकर्षित करते हैं। अब ये फिक्स दिया हुआ है भाई, धनावेशित कांच की छड़ है, कांच की छड़ है वो पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली जो वस्तु है वो क्या है भाई, नेगेटिव होने वाली है, उस पर होगा ऋणात्मक चार्ज। क्या होगा भाई, ऋणात्मक चार्ज होगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, या तो ऋणात्मक चार्ज या आवेशहीन। पहली बात तो ये ऑप्शन आपका रोंग दिया हुआ है, इसको आप सी मत मानिएगा, पहले बोल देता हूं। आवेशहीन आवेश नहीं है, अरे जब आवेश ही नहीं है तो क्या आकर्षण क्या प्रतिकर्षण भाई। ऑप्शन सी दे रखा है इन लोगों ने, पहली बात तो गलत दे रखा है, ठीक है, लापरवाही भाई इनकी। ऑप्शन नंबर ए कीजिए, ऋणात्मक चार्ज होगा भाई, ठीक है, लापरवाही है भाई इनकी, ठीक है। झारखंड बोर्ड भाई बहुत लापरवाही करता है, ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से, द सरफेस कंसिडर फॉर गाउस लॉ इज कॉल्ड, यानी कि गॉस के नियम के लिए जो उपयोग की जाने वाली जो सतह है उसको हम क्या कहते हैं। अरे गाउस का नियम है उसको बोलेंगे गॉसीय सतह, ठीक है, गॉसियन सतह। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 11 की।
देखिएगा ध्यान से, इफ ए स्फीयर ऑफ बैड कंडक्टर यानी कि कुचालक है इज गिवन चार्ज देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन, यानी कि एक कुचालक गोले पर आप आवेश दोगे तो आवेश का वितरण कैसे होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई मैंने आप सभी को चैप्टर नंबर 1 पढ़ा दिया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। यदि आपने अभी तक चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नहीं देखे हैं तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 उन सभी क्लासों को जो वीडियो का जो लिंक है बच्चों मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में भाई देख सकते हो, ठीक है। हालांकि मैंने लिंक प्रोवाइड करवा रखा है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हो। चैप्टर नंबर हमने पूरा खत्म कर रखा है, ठीक है। तो वहां पर मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था गोला, याद होगा। और गोले दो प्रकार के थे, चालक और कुचालक। कुचालक गोले के अंदर ही मैंने आपको दो गोले पढ़ाए थे, एक तो था खोखला कुचालक गोला और एक था भाई आपका ठोस कुचालक गोला। और मैंने आपसे कहा था कि जब खोखला आपका कुचालक गोला है तो आप इसको आवेश दोगे कहाँ फैल जाएगा, सतह पर फैल जाएगा। और जो ठोस कुचालक गोला है इसको आप आवेश दोगे तो ये कहाँ फैलेगा भाई, सतह पर फैल जाएगा, यानी कि पृष्ठ के अंदर फैल जाएगा, अंदर सरफेस के अंदर, पृष्ठ के अंदर फैलेगा, ठीक है। और खोखले के अंदर क्या है, पृष्ठ के बाहर फैलेगा, सतह पर, पहली बात। अब देखिए इसने ये नहीं कहा है कुचालक गोला है कैसा, खोखला है, ठोस है, ठीक है, एम्प्टी है, फिर सॉलिड है, ये नहीं कहा है। तो पृष्ठ पे नहीं जा सकता भाई, अंदर नहीं मान सकते, केवल सतह के अंदर नहीं मान सकते, इसलिए आपका ऑप्शन जाएगा भाई डी। घुमाया है क्वेश्चन को भाई, घुमाया है, ठीक है। यदि यहाँ पर कुछ कर देता खोखला ठोस तो डेफिनेट यहाँ से ऑप्शन चेंज हो जाता, बट इसने कुछ कहा नहीं है तो हम किसको सही माने, इसलिए कोई नहीं होगा भाई इनमें से। दोनों ऑप्शन में आते तो फिर वो हमारा करेक्ट आंसर चला जाता। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 12 की। ध्यान दीजिएगा, एक घन है, एक घन के कोने पर ए चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर आपका ए चार्ज रखा हुआ है। ए पर चार्ज क्यों रखा हुआ है, सॉरी बिंदु ए है इस पर चार्ज क्यों रखा हुआ है, तो घन के फलक से कुल विद्युत प्रवाह ज्ञात कीजिए। फलक से गुजरने वाला आपको भाई फ्लक्स बताना है। तो घन में कितनी फलक होती है भाई, 6 फलक होते हैं। पहली बात तो सुन लीजिए, घन में कितनी फलक होती है, 6 फलक होती है। तो सबसे पहले तो हमें क्या है, इसको भाई गाउसियन पृष्ठ से क्या है भाई, इसको बंद करना पड़ेगा, एक ऐसा समरूप पृष्ठ मानना पड़ेगा जो इसको क्या है भाई चारों तरफ से बिल्कुल पैक कर दे, समरूप बना दे इसको। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आप लॉजिक समझना, देखिए इधर हम इसके इधर फील कर रहे हो ना, इधर आप एक घन और जोड़ दोगे, आजू और बाजू 2 घन और लगा दोगे, टोटल घन कितने हो गए भाई, 3 हमने लगाए, एक पहले से था, 4 हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसके नीचे नीचे 4 घन और लगा देंगे। तो जैसे आप इसके नीचे 4 घन और लगा दोगे तो ये टोटल 8 घन हो जाएंगे। और जो ये क्यू जो चार्ज है ये हमारा बीच सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। और आप हर जगह से देखोगे तो आपको दूरी भाई समान नजर आएगी। तो आप कह सकते हो 8 घन है, ठीक है। गुजरने वाला फ्लक्स तो होगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, लेकिन 8 घन है तो आप किसका भाग लगा दोगे, 8 का भाग लगा दोगे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की। देखिएगा ध्यान से, पूछा जा रहा है आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं है, वो हमें क्या सूचना प्रदान करती है, ठीक है। फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि विद्युत क्षेत्र की लंबाई बताती है, सही बात है, बिल्कुल बताए कितना लंबा है। डायरेक्शन आप वहां से निकाल सकते हो स्पर्शरेखा डालकर। नेचर ऑफ चार्ज आप ये भी बता सकते हो, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची गई किस चार्ज के कारण खींची गई है। भाई आप सभी को पता है प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर जाती है और माइनस आवेश में क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती है। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ दीज, ये आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 14 की। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका भाई 14, समझिएगा ध्यान से। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एकल ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रतिनिधित्व करता है।
एकल ऋणात्मक की बात हुई है। देखिए दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एक तो होता है प्लस चार्ज, एक होता है माइनस चार्ज। प्लस चार्ज के लिए यदि हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाए तो प्लस चार्ज से विद्युत क्षेत्र रेखा निकलती है और बाहर की तरफ भाई जाती है, बाहर की तरफ जाती है, यानी कि प्लस से निकलकर अनंत की ओर भाई जाती है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भाई प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचिए, तो वहां आपसे 1 नंबर का भाई डायग्राम भी पूछा जा सकता है, तो डायग्राम को भी आप याद रखिएगा। और बात करें माइनस आवेश की, तो माइनस के अंदर क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं भाई प्रवेश करती है, इसके अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, अब आप डायग्राम देखिएगा, तो यहां से तो भाई निकल रही है तो गलत ऑप्शन हो जाएगा, माइनस में तो प्रवेश करती है, ये बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हो इसमें क्या है भाई, प्रवेश कर रही है। चलिएगा बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर पूछा जा रहा है कि विद्युत आवेश के संरक्षण का तात्पर्य क्या है। आवेश के संरक्षण का, यानी कि आप इसका संरक्षण कर रहे हो, इससे क्या तात्पर्य है। विद्युत आवेश नहीं बनाया जा सकता, विद्युत आवेश नष्ट नहीं किया जा सकता, ब्रह्मांड में आवेशित कणों की संख्या नियत रहती है, बराबर और विपरीत विद्युत आवेशों का एक साथ निर्माण अनुमत है। भाई देखिए आप सभी ने विद्युत आवेश के संरक्षण की प्रक्रिया पढ़ी होगी, ठीक है, आप सभी ने नियम पढ़ा होगा कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना हम नष्ट कर सकते हैं, लेकिन हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इसका स्थानांतरण ट्रांसफर इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर देखोगे जब भी आप किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे उस पर प्लस आ जाएगा, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पर माइनस आ जाएगा। लेकिन देखा जाए तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो हमारा प्लस चार्ज है, जो हमारा माइनस चार्ज है, उनका जो निर्माण है वो क्या है भाई, एक साथ होता है। उनका निर्माण क्या होता है, एक साथ होता है। तो आप ऑप्शन नंबर डी देखिएगा भाई, बराबर होगा, बिल्कुल सही बात है, विपरीत होगा बिल्कुल, और आवेशों का एक साथ निर्माण अनुमत है, तो ऑप्शन नंबर आपका भाई डी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है अब तक पाए गए आवेश की न्यूनतम राशि क्या है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व्ड सो फार इज। तो न्यूनतम आवेश क्या है भाई, सबसे छोटा जो आवेश है, छोटा आवेश आप सभी को पता है क्वांटा है। क्या है भाई, क्वांटा। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आवेश का सबसे छोटा क्या होता है, तो वो होता है क्वांटा। आवेश जो सबसे छोटा है वो क्वांटा है, और जो एक क्वांटा होता है वो 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम के बराबर होता है। तो ये आपका छोटा आवेश है, तो आप देख सकते हो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल सही चला जाएगा। कुछ बच्चे यहाँ गलती करते हैं, वो 1 कूलाम लिख कर आ जाते हैं भाई, जो बिल्कुल ही गलत है। अरे 1 कूलाम तो बहुत बड़ा आवेश है, इसमें तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे छोटा पूछा है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की। तो आवेश के क्वांटीकरण का अर्थ क्या है। ठीक है, क्वांटीकरण, आवेश के क्वांटीकरण का नियम हमने पढ़ा है, Q बराबर N फॉर्मूला आता है, राइट, जहां पर Q क्या है, टोटल चार्ज होता है, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। ठीक है, तो आवेश के क्वांटीकरण के नियम की बात की जाए तो वहां आवेश मौजूद नहीं होते, ये तो गलत बात है भाई, आवेश तो मौजूद होंगे तभी तो आवेश के क्वांटीकरण नियम अप्लाई होगा। ठीक है, कणों पर आवेश होता है, ठीक है, कणों पर आवेश होता है, आवेश की न्यूनतम अनुमेय परिमाण है, बिल्कुल सही बात, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। आवेश क्या है, वहां पर एक न्यूनतम होता है। ठीक है भाई, नाम में छुपा हुआ है ना क्वांटा, क्वांटा क्या होता है, न्यूनतम, ऐसे आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है, क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव है इंग्लिश में, वो थोड़ा सा यहाँ छिपा हुआ है, उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा गया है, स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा है। देखिए 2 प्रकार का विद्युत क्षेत्र होता है, एक तो होता है स्थिर विद्युत क्षेत्र, एक होता है अस्थिर विद्युत क्षेत्र। जब भी जीवन में स्थिर विद्युत क्षेत्र की बात आए तो वहां पर जो बल होगा, क्षेत्र होगा, क्षेत्र वो आपका संरक्षी होगा, और यदि अस्थिर विद्युत क्षेत्र की बात आए तो वहां पर असंरक्षी आपका क्या होगा भाई,
विद्युत क्षेत्र होगा। क्योंकि हम देखते हैं जब भी हमारा स्थिर आवेश होता है, तो यहाँ पर स्थिर जो विद्युत क्षेत्र होता है वहां पर जो बल लगता है वो बिल्कुल संरक्षित होता है। ठीक है, सिंपल फोर्स लगता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। चलिएगा, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 मोस्ट इंपोर्टेंट आपका न्यूमेरिकल है, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा इसके ऊपर। ठीक है, चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन है आपका, एक आपका भाई प्रोटॉन है, एक ही विद्युत क्षेत्र में रखे हुए हैं। इनके त्वरणों का आपको अनुपात बताना है। तो इलेक्ट्रॉन के त्वरण को मैं ए ई मान लेता हूं, ठीक है, और प्रोटॉन के मैं त्वरण को भाई ए पी मान लेता हूं। इनका हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहला तो यही सवाल होगा कि हम अनुपात ज्ञात करेंगे तो हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, त्वरण वाले फॉर्मूले की। अब त्वरण वाला फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, वो चीज यहाँ पर भाई इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिएगा ध्यान से, इसको मैं साइड में करवा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जगह है इसलिए। ठीक है, देखिए फॉर्मूला होता है ई बराबर में एफ अपॉन में क्यू होता है, राइट। ये हमारा भाई फॉर्मूला होता है। जो एफ होता है इसको हम एम ए भी बोल सकते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, यहां से आप ए निकालते हो तो ई से किसको गुणा करोगे, क्यू को, और किसका भाग लगाओगे, एम का, राइट। अब देखिए मैं निकाल रहा हूं त्वरण किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो मैं ए ई कह दूंगा। जो विद्युत क्षेत्र है वो दोनों के लिए सेम है, ई मान लेते हैं। बात करें आवेश की, ठीक है, तो यहां पर आवेश कितना रखेंगे हम, इलेक्ट्रॉन का आवेश रख देंगे ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो ई होता है। और बात करें एम, एम है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, राइट। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम मान लेते हैं क्या है भाई, एम ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करते हैं किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। देखिएगा यहाँ पर ए पी, विद्युत क्षेत्र ई। अब जब प्रोटॉन जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है, ई हो जाएगा ये भी। और यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन एम पी हो जाएगा। हमें ए ई अपॉन ए पी निकालना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए ई अपॉन में ए पी, तो यहाँ पर कैपिटल ई गुणा में स्मॉल ई अपॉन में एम ई। इसमें आप इसका डिवाइड करते हो तो आपका जो एम पी है वो ऊपर चला जाएगा, ई गुणा में स्मॉल ई आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एम पी अपॉन में एम ई आपको भाई अनुपात में मिल जाएगा। तो ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए भाई, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की। ये क्वेश्चन भी काफी थोड़ा टिपिकल है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल इजीली है, आसानी से हम कर देंगे। देखिए, निश्चित दूरी पर रखे दो इलेक्ट्रॉनों के बीच दो इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये भी आपका इलेक्ट्रॉन है। बीच की दूरी मान लेते हैं डी है। स्थिर विद्युत बल तथा गुरुत्वीय बल का आपको भाई अनुपात बताना है, ठीक है, अनुपात आपको बताना है। तो पहले हम बात करते हैं विद्युत बल की, ठीक है, तो यहाँ पर हम एफ ई लगा देंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो कूलाम नियम से के इलेक्ट्रॉन ई गुणा में ई चार्ज, और बीच की दूरी है आर का स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिएगा, इसको मानिए समीकरण नंबर 1। अब बात करते हैं हम गुरुत्वीय बल की, यानी कि एफ जी की। तो यहाँ से कैपिटल जी गुरुत्वीय नियतांक होता है, गुणा में द्रव्यमान, एम ई गुणा में क्या हो जाएगा, एम ई। दोनों इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का द्रव्यमान रख दिया, और बीच की दूरी क्या है, डी स्क्वायर। अब आपको अनुपात निकालना है, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वीय बल का आपको भाई अनुपात निकालना है। यानी कि आपको एफ ई अपॉन में क्या निकालना है, एफ जी निकालना है। तो यहाँ से के ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ पर डी स्क्वायर, सॉरी, तो डी माना है ना हमने दूरी को, तो डी स्क्वायर मान लीजिए। चाहे आप यहाँ से आर मानोगे तो फिर आर हो जाएगा, वो कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आर का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ जी एम ई गुणा में एम ई, ठीक है। आर स्क्वायर से आपका आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब आपको यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी है। के का मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9। ई है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 गुणा 10 की घात -90, इसका करना है भाई स्क्वायर, 2 बार है, अपॉन में। अब है जी गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक, इसका मान कितना होता है 6.67 गुणा 10⁻⁻31 इंटू,
और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। जब आप इस पूरे को सोल्व करते हो ना तो आपका जो जवाब आएगा वो 4 गुणा 10⁻⁻52 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका भाई ए हो जाएगा। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है अच्छे से, आप अच्छे से भाई इसको कर लीजिए। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पहले चैप्टर के 20 मैंने सब आप कर दिए हैं कंसेप्ट के साथ। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विषय निष्ठ यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बिल्कुल शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए यहां से आपका 1 नंबर का भाई क्वेश्चन पूछा जाएगा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के अंदर। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव का कौन सा स्थिति स्थिर संतुलन के अनुरूप है। राइट, देखिए समझिएगा ध्यान से। एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर जब आप विद्युत विभव को रखते हो तो वहां पर जो आपका बला गुण आता है टॉर बराबर उसका फॉर्मूला आता है पीई साइन थीटा। इसको हम वेक्टर फॉर्मेट में लिखे तो पी वेक्टर क्रॉस में क्या आ जाएगा, ई वेक्टर हमारा हो जाएगा। थीटा क्या है, पी और ई के बीच का कोण। देखिए एक तो आती है संतुलन की अवस्था और एक आती है असंतुलन की अवस्था। देखिए जब भी हम थीटा बराबर 180 डिग्री या फिर इसको हम 0 डिग्री पर रखते हैं तो हमारा टॉर आता है भाई 0। ठीक है, और जब भी हम इसको थीटा बराबर 90 डिग्री पर रखते हैं तो हमारा टॉर आता है पीई। क्या आता है हमारा टॉर, हमारा टॉर आता है पी। तो जब भी हमारा बलागुण 0 आएगा तो हम यहाँ पर कहेंगे मिनिमम, और जब भी हमारा टॉर बराबर पी आएगा इसको कहेंगे हम मैक्सिमम। तो याद रखिएगा जब भी हमारा टॉर का मान मिनिमम आता है तो उस वाली केस के अंदर हमारी जो अवस्था रहेगी संतुलन की वो रहेगी स्थिर संतुलन अवस्था, और जब भी टॉर बराबर पी आता है तो ये रहेगी हमारी असंतुलन की अवस्था। इस बात को आप भाई ध्यान में रख लीजिएगा। अब यहां से आप संतुलन पूछा है तो हम कह सकते हैं 180 का मतलब क्या है, पी और ई क्या होंगे आपस में भाई, समांतर होंगे, पैरेलल होंगे। आपका जो जवाब है जब विद्युत विभव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र क्या हो भाई, समांतर हो, ये आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए मैंने अच्छे से आपके सामने एक्सप्लेन भाई कर दिया है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज ए हेल्प हु डज नॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस चार्ज, यानी क्या है, सुनना ध्यान से, समझना क्वेश्चन को। हिंदी में भी हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, देखिएगा। देखिए एक आवेश है, ठीक है, एक आवेश को घेरने वाले क्या है, गॉसियन सतह है जिसकी त्रिज्या मान के चलिए आर है। तो इस वाले कंडीशन जो फ्लक्स है वो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब आगे आपसे क्या बोल रहा है, त्रिज्या आपको आधी कर देनी है, तो त्रिज्या आपने आधी कर दी यानी कि r/2 कर दी। ठीक है, आवेश आपका क्यू ही है। अब फ्लक्स के बारे में पूछ रहा है, फ्लक्स क्या होगा, तो नया फ्लक्स क्या होगा भाई, अभी भी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। याद कीजिए चैप्टर नंबर 1, वहां मैंने आपको अच्छे से डीपली समझाया है कि जो गाउसीय पृष्ठ है वो किन किन पर निर्भर करता है। तो वह हमने सीखा था कि जो गाउसीय सतह होती है और जो गाउसीय पृष्ठ होता है उसके आकार और आकृति पर हमारा विद्युत फ्लक्स निर्भर नहीं करता। आकार को आप चाहे बड़ा करो चाहे छोटा करो, उससे फ्लक्स के मान में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, क्योंकि फॉर्मूले में सिर्फ क्यू और अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ देख सकते हो विद्युत प्रवाह फाई द्वारा दिया जाता है, ये फॉर्मूला है, जहाँ क्यू बंद सतह के अंदर कुल चार्ज है। गोले की त्रिज्या बदलने पर गोले सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स समान रहता है। ठीक है, यहाँ पर आप एक लाइन भी ऐड कर सकते हो कि भाई आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है फ्लक्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, इसकी एसआई इकाई भी बताइए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर रहा है। देखिए ये आपका एक विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर माइनस का क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस का क्यू चार्ज है, और इनके बीच की दूरी है 2 है। देखिए जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है, उसको हम व्यक्त करते हैं P से। तो दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण और इनके बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है
वो हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, तो ये हमारा भाई परिभाषा हम कैसे बनाएंगे, परिभाषा हम लिख सकते हैं कि दो आवेशों की ऐसी व्यवस्था, दो आवेशों की ऐसी व्यवस्था जिसमें दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण और तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। हालांकि इसमें थोड़ी परिभाषा जो है बिल्कुल लेंथी दे रखी है, आप इसको भाई याद मत कीजिएगा। ठीक है, इसको आप याद मत कीजिएगा। ठीक है, इतनी बड़ी डेफिनेशन आपको याद करनी नहीं है, इसने घुमा रखा है। ठीक है, सिंपल है, कर लेना अच्छे से याद। बात करें इसके मात्रक की, तो भाई दूरी का मात्रक होता है मीटर, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो कूलाम इंटू मीटर आपका मात्रक होने वाला है। तो कूलाम इंटू मीटर आप देख सकते हो यहाँ पर कूलाम इंटू मीटर मात्रक हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, किसी स्थिति में एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया एक विद्युत द्विध्रुव स्थिर असंतुलन अवस्था में है, स्थिर असंतुलन अवस्था में है। स्थिर वाली बतानी और अस्थिर वाली भी आपको संतुलन अवस्था बतानी है। तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था अच्छे से, जब भी स्थिर अवस्था में होगा तो ये क्या होगा भाई, समांतर होगा, और जब भी अस्थिर अवस्था में होगा तो ये क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर, यानी कि क्या होगा, लंबवत होगा, या फिर हम इसको प्रति समांतर भी कह सकते हैं। प्रति समांतर के स्थान पर आप यहाँ पर लंबवत लिख लीजिएगा, जिससे याद करने में आपको कुछ ज्यादा आसानी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं। देखिएगा, हिंदी में क्वेश्चन नहीं है भाई, थोड़ा सा देखिए। नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट न्यूटन कूलम माइनस पावर 1 इज, इट इज ए स्केलर और ए वेक्टर क्वांटिटी। देखिए आपको एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताना है जिसका आपको मात्रक दिया हुआ है न्यूटन, कूलम की पावर है -1। तो इसको थोड़ा सा हम अच्छे से लिखें तो न्यूटन पर क्या लिख सकते हैं भाई, कूलम लिख सकते हैं। न्यूटन किसका मात्रक है भाई, बल का है, और आवेश किसका मात्रक है, कूलम, कूलम सॉरी आवेश का मात्रक है, क्यों का, तो बल अपॉन में कूलम, सॉरी बल अपॉन में आवेश, ये तो आपका क्या बन गया, विद्युत क्षेत्र बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है प्यारे साथियों, सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र होगा और सदिश राशि होगी। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए ध्यान दीजिएगा, हु शुड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड बी 0 इनसाइड ए कंडक्टर, सुचालक के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र यानी कि स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य क्यों होना चाहिए। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है भाई इन लोगों ने। ठीक है, देखिए आपका एक सुचालक है, सुचालक को हम चालक कहते हैं, यानी कि हम कंडक्टर कहते हैं। अब समझना ध्यान से, अब एक कंडक्टर है, जब भी हम किसी भी चालक को आवेश देते हैं तो हमने अच्छे से पढ़ा है कि आवेश कहाँ फैलेगा, बाह्य सतह पर आवेश हमारा फैल जाएगा। ठीक है, अब मेरे प्यारे साथियों अंदर तो आवेश का मान 0 है, आवेश है ही नहीं, और फ्लक्स के फॉर्मूले में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, चार्ज 0 है, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है, क्या मिलेगा, अंडा मिलेगा, 0 मिलेगा। कह सकते हैं कि आवेश की अनुपस्थिति होती, आवेश होता ही नहीं है चालक के अंदर, क्या होता है, आवेश शून्य होता है, केवल कहाँ होता है भाई, सतह पर होता है। इसको हमें अच्छे से बस लिखना था और कुछ खास नहीं है। चलिएगा बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिएगा, एक आवेशित चालक के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत क्यों होना चाहिए। देखिए समझना ध्यान से, ये मान लीजिए आपका आवेशित चालक है, इसके प्रत्येक बिंदु की बात करूं मैं, पॉइंट की, यहाँ ए पॉइंट मान लो, यहाँ बी पॉइंट मान लो, और यहाँ सी पॉइंट मान लो। अब जो कह रहा है कि एक आवेश चालक के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के क्या है भाई, लंबवत होता है। जो आवेश क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जब भी हम किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं तो वहां पर हम एक टेंजेंट खींचते हैं, एक स्पर्श रेखा डालते हैं, और वो स्पर्श रेखा क्या बताती है, विद्युत क्षेत्र की भाई दिशा बताती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि ताकि आवेशित चालक पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताए। चलिए
बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लगा लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके भाई आपको दर्शन डेफिनेट होंगे, या तो ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा या फिर इस टाइप के वन शॉट के अंदर आने वाला है, मतलब वेरी शॉर्ट के टाइप के अंदर। ठीक है, चलिए क्या क्वेश्चन है देखिएगा ध्यान से। एक आवेश Q को भुजा L के घन के केंद्र में रखा गया है। एक भाई घन का केंद्र है और इस घन की भुजा क्या है भाई, L है। इसके सेंटर में हमने क्या है, Q चार्ज को रख दिया। घन के प्रत्येक फ्लक्स से गुजरने वाला फ्लक्स बताना है। बात की जाए फ्लक्स की तो टोटल फ्लक्स गुजरेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन वो आपसे पूछ रहा है सिर्फ कहां से, प्रत्येक फलक, यानी कि एक फलक की बात कर रहा है। घन के अंदर टोटल फलक होती है भाई 6, तो हम यहाँ पर 6 का भाग लगा देंगे, 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ऐसे आपको बस करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप क्यों बनाती है? काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कि भाई जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो बंद लूप क्यों नहीं बनाती, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश की वजह से बनती है। जो प्लस क्यू आवेश होता है इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं, ठीक है, और अनंत की ओर जाती है। और माइनस आवेश में क्या है, विद्युत क्षेत्र का अनंत से आकर माइनस में प्रवेश करती है। राइट, ऐसा ही है। तो यदि हम इनको बंद लूप में बना ले तो हम ये नहीं बता सकते भाई किससे आ रही है और किस में जा रही है। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक से ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। सही बात है भाई, जो विद्युत क्षेत्र होता है वो प्लस से क्या होता है भाई, माइनस की ओर होता है। आपको पता है प्लस से निकल रहा है, माइनस में एंटर कर रहा है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को धनात्मक आवेश से शुरू होने वाली और ऋणात्मक आवेश से समाप्त होने वाली माना जा सकता है। यह इंगित करता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा बंद लूप नहीं बनाती है। ऑब्वियसली सी बात है, बिल्कुल इजी है, कुछ खास इसमें ऐसा है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि भैया बता दीजिए, हु डूड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच ऑथर। यानी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्शन नहीं करती, यानी कि एक दूसरे को भाई इंटरसेक्शन नहीं करती, कभी एक दूसरे को नहीं काटती। इसका क्या रीजन है, क्यों नहीं काटती, ये आपको बताना है। अरे मेरे प्यारे साथियों, यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट जाएगी ना, तो जो कटान बिंदु है, जो क्रॉस पॉइंट है हमारा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की टू डायरेक्शन हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, टू डायरेक्शन हो जाएगी, जो बिल्कुल नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल है। ये आपको भाई लिखना है। देख सकते हो लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर फोर्स गिविंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड in case two lines of force intersect, there will be two direction of the electric field at the point intersection which is not possible। तो ये आपको भाई लिखना था। चलिएगा बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर आप भाई स्टार लगा लीजिए। इस क्वेश्चन पे आप जितने स्टार लगाओगे उतने कम है, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के सेशन का। क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा, 1 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है। 1 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है, घन है। लीजिए हमने घन एक अच्छा सा बना दिया, ये हमारा घन है। ठीक है, घन से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स क्या है, सॉरी क्या है, जो एक विद्युत द्विध्रुव को परिबद्ध करता है। यानी कि इसके अंदर क्या है कि विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। और विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जिसके अंदर दो आवेश होते हैं, माइनस का और एक प्लस का, और परिमाण में दोनों समान होते हैं। अब इस घन से गुजरने वाला हमें भाई फ्लक्स निकालना है, फाई बताना है। फ्लक्स का फॉर्मूला है फाई बराबर में सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू है टोटल चार्ज। अरे मेरे भाई ध्यान से देख, एक माइनस का है एक प्लस का है, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज तो 0 आ गया, अंडा आ गया। तो यहाँ से फाई बराबर 0 अपॉन में क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो फ्लक्स का मान क्या आ गया, अंडा आ गया, 0 आ गया। कुल फ्लक्स क्या होगा भाई, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर कुल आवेश का मान क्या है, 0 है। याद रखिएगा जीवन में हमेशा कोई भी आपको गाउसी आकृति दे रखी है
चाहे उसके अंदर कितने भी आप विद्युत द्विध्रुव लाकर रख दीजिए, हमेशा याद रखिएगा वहां से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो आपको जीरो मिलेगा। उसका एक ही रीजन है, वहां पर जो नेट चार्ज है वो आपका जीरो हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 12 की। यदि आपको सेशन यार अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हर एक चैप्टर वाइज हम ऐसा ही सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, गोलाकार गौसियन सतह से घिरे एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत प्रवाह इसकी त्रिज्या बढ़ाने पर कैसे प्रभावित होता है। अरे एक गोलाकार गौसियन सतह है, इसके अंदर क्या है, क्यों आवेश रखा हुआ है, वो कहीं पर भी हो सकता है, इसने कहा नहीं कि सेंटर में रखा हुआ है, मैं मान रहा हूँ सेंटर में है, ठीक है। तो फ्लक्स कितना गुजरेगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट गुजरेगा, सीधी सी बात है। अरे त्रिज्या बढ़ाओ चाहे त्रिज्या घटाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो विद्युत फ्लक्स का मान होता है वो गॉसियन पृष्ठ के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता, अप्रभावित रहेगा। एक गोलाकार गॉसियन सतह से घिरे बिंदु आवेश के कारण विद्युत प्रवाह इसकी त्रिज्या बढ़ने पर अप्रभावित रहेगा। इस बात को आप दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए भाई अब आपके आ जाएंगे भाई लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप एंड डेरिवेशन टाइप आपके क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को मैं इस वीडियो में सोल्व नहीं करवाऊंगा, क्योंकि उसका रीजन है क्योंकि मैंने आपको हर चैप्टर वाइज मैं आपको फिजिक्स का भाई सिलेबस करवा रहा हूं। तो चैप्टर नंबर 1 को मैंने पूरा कंप्लीट समाप्त कर दिया है, उस चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या अदरवाइज आप प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिएगा चैनल पर, वहां आपको हर एक चैप्टर के अलग से प्लेलिस्ट भाई मिल जाएगी। तो वहां से आपको इजी होगा हर एक चैप्टर को कवर करना। देख सकते हो ये आपका भाई और डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव द्वारा अनुभव करने वाला बलागुण का आपको व्यंजक निकालना है, टो बराबर पी साइन थीटा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, देख सकते हो क्या है इसके अंदर क्या पूछा गया है। ये भी आपका बड़ा ही क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन आप देख सकते हो। ये आपका 17 क्वेश्चन है, ये आपका 16 क्वेश्चन है। चलिए 16 क्वेश्चन तो आपका न्यूमेरिकल टाइप का है, इसको तो मैं करवाऊंगा, ठीक है, इसको आप मत कीजिएगा, इसको मैं करवाऊंगा। देखिएगा ध्यान से, आपको यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान दिया हुआ है वेक्टर में, आपको यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर वर्ग है, तो इसको गुणा कर लिया हमने 10 गुणा 10, तो क्षेत्रफल दे दिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100, तो 100 गुणा में 100 करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे 100 से आपका 100 कट जाएगा, यहाँ 10 की पावर 2 ऊपर जाएगी 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। फ्लक्स आपको निकालना है कब, जब थीटा का मान 0 आपको दिया हुआ है, ठीक है, और आपको cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, यहाँ पर हम एक वैल्यू रख देंगे और नॉर्मल सा न्यूमेरिकल है, इजिली हम इसको भाई बना लेंगे, ठीक है। चलिए इसको मैं प्रॉपर तरीके से आपको सोल्व करवा देता हूँ एक सेकेंड में, देखिएगा। चलिए ये तो जो गिवन डाटा था वो दिया हुआ था जो हमने लिख लिया। अब आपसे पूछ रहा है वाई जेड के समांतर, समांतर की बात कर रहा है तो एंगल बढ़ेगा आपका भाई थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पहली स्थिति के अंदर हमने देखा कोण हमारा 0 डिग्री है, और जो फ्लक्स का सूत्र होता है वो ई कोस थीटा होता है। थीटा का मान 0 है तो कोस 0 हमें 1 देता है, ई का मान 5 गुणा 10 की घात -10 की घात +3 आई कैप है, इनटू के अंदर क्या है हमारा क्षेत्रफल है 10 की घात -2, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे 5 गुणा 10 की घात 3 से हमारा गुणा होगा 10 की घात -2, तो हमें 5 गुणा 10 मिलेगा, यानी कि हमें 50 हमारा भाई आंसर आ जाएगा। आगे कह रहा है यदि जो तल है एक्स अक्ष से भाई 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको भाई आप हाईलाइट कर लीजिए, इस बात को आप ज्यादा कुछ हाईलाइट कर लीजिए। उसके पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि एक्स अक्ष से कोण बन रहा है, जब भी अक्ष से कोण बनता है तो हम 90 में से कोण को घटा कर लिखते हैं। कंसेप्ट बताया भाई मैंने आपको, 90 में से उस थीटा को हम माइनस करते हैं, वो फिर हमें कोण मिलता है। तो 90 माइनस का 30 यानी कि हमें कोण मिलेगा 60 डिग्री। तो cos 60 का मान 1/2 हो जाएगा, और यहाँ से 5 गुणा 10 की घात 3 गुणा में 10 की घात -2, तो यहाँ से आप देखोगे 50 गुणा में 1/2, तो यहाँ से आपका 25 आपको आंसर भाई मिल जाएगा, 25 आपका
सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा उसको मैं करवा दूंगा, ठीक है, उसका आपको भाई टेंशन नहीं लेना है, उसको मैं आपको अच्छे से भाई करवा दूंगा। चलिए क्वेश्चन क्या है इसको थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देखिएगा ध्यान से। एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र ई में इसके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर के समांतर रखा गया है, तो कोण थीटा बनेगा भाई 0 डिग्री। तो ज्ञात कीजिए किया गया कार्य जब विद्युत द्विध्रुव घुमाया गया जब तक उसके द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ई वेक्टर के विपरीत ना हो जाए, ई वेक्टर के विपरीत ना हो जाए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको मतलब कितना घुमाना है भाई, फॉर्मूला आता है हमारा कार्य का निकल कर पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 आता है, ठीक है। अब आप इतना घुमा रहे हो जब आपका ये विपरीत ना हो जाए, यानी कि आपने स्टार्टिंग में कितना किया, ये सॉरी थीटा 1 होता है, यहाँ थीटा 2 कोण होता है ना, पहले थीटा 2 आता है। तो स्टार्टिंग में आपका थीटा 1 था 0 डिग्री, विपरीत करना है तो आपने कितना कोण घुमा दिया इसको 180 डिग्री, मतलब आपने इसको पाई घुमा दिया, राइट। तो यहाँ पर आप रखते हो पीई कॉस थीटा 2 का वैल्यू पाई, कॉस थीटा 1 0 डिग्री, W बराबर P, कॉस 180 होता है माइनस का 1 और कॉस 0 होता है 1, ऐड करोगे -1 -1 माइनस का 2, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2, PE आपका भाई आ जाएगा, ठीक है। आगे है द्विध्रुव का अविन्यास जिसके लिए उस पर लगने वाला बल क्या हो, अधिकतम हो, बल आघूर्ण अधिकतम हो, टॉर बराबर फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। अरे अधिकतम बल आघूर्ण लाना है तो थीटा का मान 90 करना पड़ेगा रे, तो 90 रख देंगे, लंबवत रख देंगे, है ना, ठीक है। यहाँ देख सकते हो आप थीटा बराबर π/2। चलिएगा तो क्वेश्चन नंबर आपका एक समान सीट वाला है 18वां डेरिवेशन क्वेश्चन है, और ये भी आपका नेक्स्ट वाला डेरिवेशन है, ठीक है, इसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 है ये भी आपका डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल होगा उसको भाई मैं करवा दूंगा, देखते चल रहे हैं, कोई मिल जाए तो। 20वां भी आपका डेरिवेशन है जी, ठीक है। चलिए आगे, चलिए ये भी आपका डेरिवेशन है गोले वाला, अच्छे से पढ़ाया भाई मैंने आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 22, ये आपका भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको हम बना लेते हैं, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, समान आवेश वाले दो धनात्मक आयनों का प्रतिकर्षण बल है भाई, बल का मान दिया हुआ है कितना है 3.7 गुणा में 10 की घात माइनस का 9 न्यूटन बल है, और उनके बीच की जो दूरी है आर वो कितनी है 5 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे तो हम 10 की घात -10 से गुणा कर देंगे, ये आपकी मीटर में बदल जाएगी। प्रत्येक आयन में इलेक्ट्रॉनों की कमी ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉनों की भाई कमी आपको निकालनी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, यानी कि आपको क्या है भाई आवेश निकालना है, क्या निकालना है आवेश, और समान आवेश है तो Q1 और जो Q2 है भाई वो आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, इनको हम Q मान लेते हैं। देखिए ये आपका फॉर्मूला है, राइट, और यहाँ पर आपने बल का वैल्यू जमाया Q1 Q2 जी, आप Q रखोगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा, और 1/4πε0 क्या है हमारा K है, K का मान 9 × 10 की पावर 9, बात करें दूरी की, दूरी हमारा ये है स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने सिर्फ इसका क्या है भाई कैलकुलेशन किया है, कैलकुलेशन किया है, यहाँ पर देख सकते हो कैलकुलेशन किया है, तो हमारे पास आवेश निकल कर आ गया। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है तो आवेश निकल कर आ गया, तो Q बराबर हमने किसका फॉर्मूला लगा दिया, आवेश के क्वांटीकरण का, N, तो N निकालेंगे तो Q अपॉन में E हो जाएगा, तो 3.2 गुणा में 10 की घात -19, और E का वैल्यू है 1.6 10 की घात -19, ये आपस में कैंसिल आउट, 16 दूनी हो जाएगा 32, तो इलेक्ट्रॉन आपका निकल कर आ जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 23 की, ये भी भाई आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। दो बिंदु आवेश है, एक प्लस का 9 इलेक्ट्रॉन है और एक आपका भाई प्लस का E है, ठीक है, 8 मीटर के बीच की इनकी दूरी है। अब तीसरे आवेश Q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के कहाँ रखा जाए, आपको एक आवेश है Q, उसको मिलाने वाली जो रेखा है दोनों को, उसके बीच में इस आवेश को रखना है। अब ये कह रहा है इस आवेश को कितनी दूरी पर रखा जाए,
कि Q क्या हो जाए, साम्य अवस्था में हो जाए। साम्य अवस्था का मतलब है कि जो हमारा Q आवेश है इस पर जो नो E बल लगाए और प्लस E बल लगाए, वो दोनों बल क्या हो भाई, बराबर हो। तो मान के चलते हैं हम यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बच जाएगी, 8 माइनस एक्स हो जाएगी। टोटल भाई कितनी है, 8 है, ठीक है। अब बात करें फोर्स की, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम बल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका K, Q1 नो, Q2 Q और दूरी आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा। यहाँ से K और यहाँ पर जो Q1 है वो Q और Q2 आपका E अपॉन में R स्क्वायर, यानी कि 8 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, K आपका कैंसिल आउट, Q से आपका Q कैंसिल आउट हो जाएगा, E से आपका E कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 बटा में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन में 8 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, 9 बटा में जो एक्स स्क्वायर है इसको मैं कंबाइन रूप से 3 बटे में एक्स का होल स्क्वायर कह सकता हूँ, और इसको मैं 1 अपॉन में 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से हमारा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 बटा में एक्स 1 अपॉन 8 माइनस का एक्स। हालांकि आप इसका वर्गमूल लोगे तो यहाँ प्लस माइनस आएगा, उसको मैं लेकर नहीं चल रहा हूँ फिलहाल। वज गुणा करेंगे तो 3 से क्या गुणा होगा, 8 माइनस एक्स, यहाँ पर x 8 × 24 माइनस का 3x इक्वल टू x। इसको यहाँ पर भेजोगे तो 24 इक्वल टू में x प्लस का 3x, यानी कि 4x इक्वल टू 24। x की वैल्यू आ जाएगी 24 अपॉन 4, यानी कि 8 6 आ जाएगी ना, 4 × 24 6 हो जाएगा। तो यानी कि जो 9 ई इलेक्ट्रॉन है उससे जो हमारा Q आवेश है 6 मीटर की दूरी पर है, और प्लस ई से जो हमारा Q आवेश है, तो यहाँ से ये 6 है, ये कितनी बची फिर 2 मीटर की भाई दूरी पर है। ऐसे हमें इसको सोल्व करके लिखना था बस। चलिए ये हमारा समाप्त हुआ, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप 24 देख सकते हो। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है कि एक विद्युतीकरण छड़ कागज के टुकड़ों को आकर्षित करती है, थोड़ी देर के बाद ये टुकड़े उड़ जाते हैं। रीजन क्या है भाई, आपको पता है जब भी आप, ठीक है, छड़ को कागज के टुकड़ों के पास लेकर आते हो तो यहाँ पर प्लस और माइनस चार्ज की वजह से ये एक दूसरे को क्या है भाई, आकर्षित कर लेते हैं, ठीक है, यानी एक दूसरे को छू लेते हैं। फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो लगने वाला जिनके मध्य जो आकर्षण बल है वो धीरे धीरे क्या है भाई कम होना स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसकी वजह से क्या है ये भाई दूर दूर चले जाते हैं। तो ये था भाई चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, जो मैंने आपको वन शॉट वीडियो के माध्यम से करवा दिया है। ऐसे ही आपको हर एक चैप्टर का वन शॉट भाई मिलेगा, डीपली एक्सप्लेन करेंगे। रटन विद्या यहाँ नहीं अप्लाई की जाएगी, क्योंकि जो रटेगा वो एग्जाम में फंसेगा। सीधी बात तो ये है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखना है, अच्छे से आपको चीजें समझनी है। चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जब चैप्टर का वन शॉट आए तो उसका वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और आप सबसे पहले उस क्लास को भाई देख सको। और साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है भाई, ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय झारखंड।